वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीटी। सो अभी हमने लास्ट टाइम जब रिकॉर्ड किया था हमने यहाँ तक पढ़ा था, बट कुछ लास्ट में बफर आ रहा है मैंने जब सुना है। तो चलो हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि रिलेटेड न्यूज़ क्या थी GEAC से रिलेटेड। तो कमर्शियल यूज़ जो है ना वो किसके अंडर होगा, ICAR के सुपरविजन के अंदर होगा। और उसके अंदर कौन सा एक्ट, वो भी उसके अंदर भी एक सीड एक्ट है। उसके अंदर इस उसके सेक्शंस के अकॉर्डिंग ये जो है हमारा वर्कआउट करेगा ये। ठीक है, अब हम बस जान लेते हैं कि DMH-11 क्या होता है। तो ये किसने डेवलप किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज का एक सेंटर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स है, उसने ये डेवलप किया है। प्रोसेस क्या यूज़ की है इसके अंदर दो चीज़, इसके अंदर हमने ट्रांसजेनिक हमने प्रोसेस को यूज़ किया है। ट्रांसजेनिक कैसे कि दो चीज़ों को हमने, एक हमारी इंडिजीनियस के अंदर हमने एक फॉरेन जीन को डाला है, दो दो एलियन जीन्स को हमने इसके अंदर डाला है। जैसे कि एक तो बैकिलस एमिलोलिकोफेकियंस, बड़ा अजीब नाम है, ठीक है, बट हमें कौन सा याद करना है, BA याद कर लेना। और सेकंड है एक बार्स्टर जीन है, उसके अंदर हमने ये दो जीन हमारे जो हमारी इंडिजीनियस वैरायटी है सीड की बरून, उसके अंदर हमने इसको डाला है। ठीक है, फिर इसके रिलेटेड न्यूज़ ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने NOC प्रोवाइड कर दिया है फ्री ट्रायल्स के लिए। किसके फ्री ट्रायल्स के लिए, तो एक BT कॉटन के फ्री का एक जीन इसके अंदर मतलब कॉटन के अंदर ये जीन डालने के लिए फ्री ट्रायल उन्होंने अलाउड कर दिया है। तो हमें आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि हम हरियाणा के अंदर हमें कुछ BT कॉटन से रिलेटेड कुछ अच्छा क्वालिटी का कॉटन हमें मिलने लगे। ठीक है, चलो ये तो हमारी लास्ट टाइम की बात हो गई। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी। क्या होती है ये? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसने एक रिवाइज्ड गाइडलाइन इशू किया है प्लांट्स के लिए और उसके प्रोडक्ट्स के लिए कि उनको डेवलप किया जाएगा जीनोम एडिटिंग के द्वारा। जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स है ना, और उसके साथ साथ एक साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस भी उस टेक्नोलॉजी के अंदर हमने एम्प्लॉय करेंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस होता क्या है। तो ये एक तरीके से एक सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियस है जो कि क्या करता है, DNA को, मतलब क्या करता है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर, तो ये क्या करता है कि SSN क्या होता है, एक तो होता है कि जैसे मैंने बताया था कि हम ये लेयर्स हैं तो इसके अंदर हम कट कर रहे हैं, जैसे ये पूरा A है, ये पूरा TACG, इसको हमने कट किया, ये तो कटिंग हो गई। लेकिन एक हम ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही डाल दें जो ये खुद ही कटिंग कर दे, ये हमें करनी नहीं पड़े, ये कटिंग कोई और ही कर दे, तो उसके लिए हम इसको जो जिसको यूज करते हैं ना वो होते हैं साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस, जो कि खुद ही साइट पे जाकर और अब उसके अंदर जो जीन है उसको अपने मतलब इस जीन को एक दूसरे में मिलाने की कोशिश करते हैं ये वाले। ठीक है, तो ये हो गए साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस हो गए। तो ये वही एक टेक्नोलॉजी है जो कि कोशिश करती है, जो एडवांटेज लेती है ऑफ, और ये करती है कि जो भी DNA है ना उसकी साइट पे जाके एडिटिंग करने की कोशिश करती है। तो मेन SDN टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है, जैसे जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस है, इसके अंदर प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपको ना क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें ये दिखाया जाएगा कि अच्छा दिस वर्ड इज इन न्यूज, तो ये किससे रिलेटेड है, और वहाँ पे आप सोचोगे अच्छा न्यूक्लियस है, ओ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट आपको ये पढ़ा ही नहीं आपने SDN टेक्नोलॉजीज क्या होती है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये जानना है कि इसकी टेक्नोलॉजीज क्या है। तो जिंक फिकर न्यूक्लियसिस है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस है, टेरेंस जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब क्या है, SDN की टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एडिट इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि SDN1, SDN2, SDN3। ठीक है, तो बोथ SDN और SDN2 जो होते हैं ना वो जो है एलियन जेनेटिक मटेरियल को अलाउ नहीं करते हैं ये। ठीक है, बट जो हमारा SDN3 है वो फॉरेन को अलाउ कर देता है। ठीक है, इसके अंदर हमने बस इतना सा जानना है कि SDN1 जो है और SDN2 जो है वो जेनेटिक मटेरियल को अलाउ करता है, जैसे कि हमने देखा था जीनोम एडिटिंग के अंदर हम काम करते हैं। बट जैसे हमने जब ट्रांसजेनिक में देखा था तो उसके अंदर हम कौन सा न्यूक्लियस यूज करेंगे, SDN3 न्यूक्लियस यूज करेंगे हम इसके अंदर। बस इतना सा इसके अंदर जानना था। ठीक है, अब SDN3 द न्यूली डेवलप्ड प्लांट फॉल्स अंडर GMO लेजिस्लेशन ओनली इफ फॉरेन DNA एक्सीडिंग 20 बेस पेयर्स आर इंसर्टेड। तो इसके अंदर ये बोला गया है कि अगर कोई भी 20 बेस अगर DNA पेयर जो होंगे इंसर्ट होंगे तभी ये चीज करी जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस हमें SDN का मतलब पता होना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी है ये हमें पता होना चाहिए। अब हमारा आ जाता है ये फाइनली CRISPR-Cas9, CAS9।
तो क्या है ये? इट हैज बीन 10 years सिंस माइक्रोबायोलॉजिस्ट इमैनुअल चारपेंटियर एंड बायोलॉजिस्ट जेनिफर डोडना, जो भी है यार नाम, पब्लिश्ड रिसर्च दैट पेव्ड अवे फॉर क्रिस्पर केस 9 जीन एडिटिंग। ठीक है, तो इन्होंने ये जो है ना ये जीन एडिटिंग इन्होंने इन्वेंट करी है। ये आज तक यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन दिखा नहीं है कि ऐसे जीन एडिटिंग के नाम के ऑनर्स के नाम पता लग जाए, बट ठीक है, हमें जानना है, हम कुछ भी पूछा जा सकता है, इट इज अनप्रिडिक्टेबल। चलो हम इस आगे स्टार्ट करते हैं। इसका फुल फॉर्म जान लो पहले तो क्या है। अबाउट क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कैस 9। तो ये क्या है? एक जेनेटिक कोड है जो कि एक बैक्टीरिया में मिलता है। ठीक है, फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्रीवियस बैक्टीरियोफेगस दैट हैड इन्फेक्टेड देम। तो ये कैसे होता है, ये कैसे मिलता है कि कुछ ऐसे पुराने बैक्टीरिया जो कि आपको इन्फेक्ट कर चुके हैं, तो उनसे ये जीन निकाला जाता है। तो बैक्टीरिया यूजेस, इसके अंदर बैक्टीरिया जो है ना क्रिस्पर सीक्वेंस यूज करता है। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है ना वो ये क्रिस्पर सीक्वेंस यूज करता है कि जानने के लिए कि भाई कौन सा वायरस आ रहा है। तो ये वही तो वायरस नहीं है जो पहले आया था। जैसे कि मान लो आपको आपको पहले ना कोविड हो गया, ठीक है, कोविड-19 हो गया आपको, तो ये एक वायरस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया जो है ना, ये जो हमने ये देखा था ये वाला बैक्टीरियोफेगस जो है, ये इसके पास क्या है, क्रिस्पर 9 है, ये क्रिस्पर है इसके पास। तो ये इसके थ्रू आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये तो पहले भी कोविड-19 आया था, तो इसको देखेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो ये जो काम कर रहा है ना, ये बैक्टीरिया काम कर रहा है, किसके हेल्प से कर रहा है? ये एक टूल है, मतलब ये मान लो क्रिस्पर एक टूल है जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ठीक है, attacks them by incorporating virus DNA into their own bacterial genome। अब ये खुद इसको पूरा वायरस को खा जाएगा और अपने अंदर मिला लेगा बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये किसके थ्रू किया जा रहा है? क्रिस्पर 9 के थ्रू जा रहा है। दिस गिव्स द बैक्टीरिया प्रोटेक्शन व्हेन अ स्पेसिफिक वायरस ट्राइज टू अटैक देम। तो क्रिस्पर क्या कर रहा है? एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वायरस को कि उनको जो अटैक कर रहा है। तो एसोसिएट क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9, और ये कैस्पर 9 क्या है? एक तरह से प्रोटीन 9 इसका जो कोड नंबर बताया जा रहा है, एक बैक्टीरियल आरएनए गाइडेड एंडोन्यूक्लियस है जो कि एक बार activate once activated will make special enzymes that seems to have co-involved with CRISPR। एक बार इसको एक्टिवेट कर दोगे तो इसको क्रिस्पर के साथ ये जाके मिल जाएगा और अपना वर्क करना चालू कर देगा। देखेगा, जांच पड़ताल करेगा, अच्छा वायरस आ गया, अरे ये तो वही वायरस है जो पहले आया था। तो ऐसे ना निगरानी करते रहेंगे ये सारे एक दूसरे के साथ मिलकर, मतलब पुलिस बनेंगे, पुलिस बन के काम करेंगे ये। ठीक है, अब अपन जान लेते हैं कुछ बेसिक चीजें। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है, और एक मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होती है। डीएनए क्या होता है? डायोक्सी डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। ये एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है। आपको अपने पापा से आपका डीएनए मिलेगा, मम्मा से डीएनए मिलेगा, जो भी उनकी हेरिडिटरी चीजें होंगी वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। ये भी सेम होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपना डीएनए जो होता है वो डबल होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल थ्रेड होती है इसके अंदर। ठीक है, ये भी कुछ तरीके से, ये कुछ वायरसेस में हम देखते हैं कि वायरस के अंदर जो हेरिडिटरी चीजें होती है ना वो आरएनए के थ्रू होती है। जीन्स क्या होता है? एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है डीएनए का, इसके अंदर जो कि आरएनए बना रहा होता है, ठीक है, और प्रोटीन बना रहा होता है। प्रोटीन क्या काम आएगा? क्योंकि जैसे मान लो जो आपका ये जो बनता है ना, जो अमीन आपके जो जीन्स बनते हैं, ये प्रोटीन से तो बनते हैं, तो उसके काम के लिए जो काम आता है उसके अंदर जो है ये एक तरीके से चल रहा होता है, मतलब एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है ये डीएनए का। जीनोम क्या होता है? जीनोम इज एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। ऑर्गेनिजम्स का एक सेट ऑफ डीएनए होता है जीनोम। ठीक है, इसके अंदर सब जितने भी क्रोमोसोम्स है वो इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर डीएनए भी होता है, जीन भी होते हैं, क्रोमोसोम भी होते हैं। होलिस्टिकली जो सिनेरियो होता है ना पूरा, जिसके अंदर जीन है, क्रोमोसोम्स है, सब कुछ है, तो वो जीनोम होता है। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होते हैं? जो कि अनवांटेड डीएनए होता है ना उसको कट डाउन करते हैं। तो अभी ये कट डाउन वाला काम कर रहे थे ना ऊपर न्यूक्लियस, तो वो वाली चीज हो गई है। ठीक है, अब कैसे कर रहा है क्रिस्पर Cas9, तो इसको हम थोड़ा सा स्टूल करके समझते हैं। देखो ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सुजैन है, उसको ना डिजीज है, ठीक है, जो कि सिंगल डीएनए से हुई है। ठीक है, डबल डीएनए हेलिक्स विद सिकल सेल न्यूट्रिशन, इसके अंदर ये
फिर क्या होगा, इन द लैब साइंटिस्ट क्रिएट अ स्ट्रैंड ऑफ गाइड आरएनए दैट मैचेस दैट म्यूटेड। अब एक जो हमारे साइंटिस्ट है वो एक गाइडेड आरएनए बनाएंगे जो कि मैच करता हुआ होगा मैच करता हुआ होगा उस डीएनए सीक्वेंस के साथ में। अब क्या होगा, डी Cas9 का मॉलिक्यूलर सीजर जो है वो उसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। आरएनए जो ये आरएनए बनाया ना, जो कि एक गाइडेड आरएनए, उसके अंदर ये Cas9 डाल दिए जाएंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डाल दिए जाएंगे। अब सुजन जो है उसके उसके बॉडी के अंदर ये जो कैस आरएनए है और Cas9 है, ये जो हमारे प्रोटीन है, इसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो गाइडेड आरएनए जो है ना, ये देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डीएनए को जो कि बीमारी फैला रहे हैं। ठीक है, उसको गाइडेड करेंगे और फिर Cas9 जो है ना वो कट कर देगा उसको अपनी पोजीशन के साथ में, पोजीशन की जगह से उसको कट कर देगा। अब साइंटिस्ट जो है इंसर्ट अ हेल्दी, अब कट ये अपना काम करके आ गया, कटिंग करने वाला Cas9 जो प्रोटीन्स है ना, ये कट करने का काम करके करके आ गया। अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, जो भी हेल्दी डीएनए होंगे ना उसको उसके अंदर डाल देंगे। अब जो है हमारी सुजैन जो है वो अच्छी हष्ट पुष्ट हो गई है। तो ये काम हो गया इसका कटिंग का। क्रिस्पर जो हो गया वो टेक्नोलॉजी हो गई, और Cas9 जो हमारा प्रोटीन था वो क्या काम कर रहा था, कटिंग का काम कर रहा था। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। अब चलते हैं आगे। थ्री के थ्री की एलिमेंट्स होते हैं हमें क्रिस्पर के, जो Cas9 हो गया उसके अंदर क्या होता है, एक तो हमने देखा गाइडेड आरएनए होता है, ये जो हमने सेकंड टाइम पे लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट ने बनाया, और एक Cas9 होता है जो कि सीजर की तरह काम करता है, और एक डीएनए होता है जिसके अंदर जिसको हम डालते हैं बाद में, एक हेल्दी डीएनए जो डाल रहे थे हमारे जो साइंटिस्ट है। तो इसमें तीन तरीके से तीन प्रोसेस चलती है। अब चैलेंजेस भी कुछ आते हैं। एक तो होता है इथिकल चैलेंज होता है कि हम भाई डिजाइनर बेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नेचुरल बेबी लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो एथिकल कंसर्न हो गया। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है कि भाई कुछ गलत नेगेटिव कुछ चला गया, हम कुछ उल्टा कुछ करने जा रहे थे, अच्छा कुछ गलत हो गया, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी हो सकता है। बट ये एक एडवांसमेंट इन इंडिया क्या हुआ है, स्टडी फॉर ट्रीटिंग सिकल सेल एनीमिया, रिसर्चर्स एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी एडिटेड द बनाना जीनोम टू इम्प्रूव इट्स नेचुरल क्वालिटी एंड पैथोजन इन। तो ये एडवांसमेंट हमें देखने को मिली है कि हमने बनाना जीनोम को एडिट करके अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को कैसे बढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब ये हमने CRISPR9 हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे CAR T सेल थेरेपी। बेसिकली इसको हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, कैंसर सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं। सेम वही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फर्स्ट टाइम हमारे लास्ट ईयर पीटी के अंदर भी था। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट CAR T थेरेपी इंडिजीनियसली डेवलप्ड इन IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर में इसको बनाया गया है। रिसर्चर्स ने फाइंड किया है कि नेशनल बायोफार्मा मिशन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल जो है, बिरैक जो है उसने इसको फंड किया है इसको। ठीक है, रिसर्च जो है वो पूरी फंडेड किसने की है, नेशनल बायोफार्मा मिशन ने। ठीक है, अब बिरैक क्या है, एक तरीके से एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, जो कि जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल काम कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वर्क करती है। अब ये भी सेम यही है कि आपने ब्लड को रिमूव किया, उसके अंदर से हमने टी सेल निकाले। बी एंड टी सेल आपको पता होंगे क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स के अंदर होते हैं। ये एक तरह से व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जो कि किल करने में काम करते हैं। तो इसके अंदर से हमने टी सेल निकाले हैं इसके। अब हमने क्या किया, एक हमने CAR T सेल बनाया है इसके अंदर, और उस CAR T सेल के अंदर हमने इन द लैब में बनाया और उसको हमने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, टी सेल के अंदर। फिर इसके अंदर हमने क्या किया, हमने बहुत सारे CAR T सेल्स बना लिए, बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस। अब इनको हमने जाके पेशेंट के अंदर में डाल दिया। अब ये जो टी सेल के अंदर हमने जो कार जो बनाया था ना, ये एक तरह से एंटीजन का काम करेगा। ठीक है, ये एंटीजन की तरह काम करेगा, जो कि जितनी भी इसके अंदर जितनी भी बॉडीज हैं, ये जो बॉडीज हैं ये इनको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, ये एंटीजन बन गया इसके अंदर जो कि डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करेगा। अब CAR T थेरेपी के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें कि वे टू गेट इम्यून सेल कॉल्ड टी सेल टू फाइट कैंसर सेल बाय एडिटिंग देम इन लैब, ये हमने देख लिया। टी सेल आर द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, जो कि हमने देखा लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो होते हैं एक तरीके से। लिम्फोसाइट्स के अंदर भी दो टाइप के होते हैं, बी और टी सेल होते हैं उसके अंदर होते हैं। तो उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल के अंदर ये भी होता है, दो टाइप होते हैं। तो ये सब हमने बेसिक साइंस में पढ़ रखा है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, टी सेल आर टेकन फ्रॉम पेशेंट ब्लड, वही है, वही उसके अंदर बताया है, जो इसमें बताया है वही यहाँ पे एक्सप्लेन करा है।
CAR एक स्पेशल रिसेप्टर है क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी जो कि लेबोरेटरी में बनाया, हमने देखा कि कैसे लेबोरेटरी में बनाया गया, डेट इज डिजाइन टू बाइंड टू सर्टेन प्रोटीन्स और कैंसर सेल, कि हम जो भी हमारे कैंसर सेल है उनको कैंसिल किया जाए। फिर इसके बाद में कैरीज देन एडेड टू सी टी सेल्स, कैर जो है उनको टी सेल्स में डाला जाएगा। पूरा यही बताया है, पूरा यहाँ तक ये है, जो ये पूरी इमेज है ना, पूरा ये एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। अब बेनिफिट्स क्या है कार्टी थेरेपी के, कि बहुत ही एक जो क्रॉनिकल डिजीज है ना जिसका कोई इलाज ही नहीं था, उसका इलाज मिल गया पहली बार तो हमको, ठीक है। अब केमोथेरेपी नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि पहले कीमोथेरेपी से क्या होता है कि इंसान की बॉडी जो है वो बर्न हो जाती थी, बहुत हैवी होती है कीमोथेरेपी। तो अगर वो नहीं होगी ना, तो इंसान एक आर्टिफिशियल तरीके से ही सही लेकिन स्वस्थ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे लोगों के, और एक शॉर्ट ट्रीटमेंट होगा और बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। और वही वाइट ब्लड सेल मैं बता रही थी, ये बीओटी सेल्स, तो ये रहे कि बीओटी सेल के अंदर लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, बट हमें इतनी पीएचडी करने की नीड नहीं, हमें ये पता होना चाहिए व्हाइट ब्लड सेल के अंदर एक सब टाइप होता है लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स में जो हमारे तो जो हमारे लिम्फोसाइट्स के अंदर जो होते हैं दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी और टी सेल, जो कि काम करते हैं फाइट करने के लिए, जिस टाइप का जमा है उसको फाइट करने के लिए काम करते हैं। बस इतना काफी है। और टी और बी सेल समझ लो, क्योंकि ये पीवाईक्यू भी है, 2022 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है, तो यू शुड हैव टू बी रीड इट। तो इम्यून सिस्टम सेल क्या होता है, इनेट होते हैं और एक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम सेल दो टाइप के होते हैं, देखो एक तो आपने इम्यूनिटी ली है खुद की, आपकी एक तो खुद की इम्यूनिटी है, वो हो गई आपकी इनेट, आपको आपने ना बचपन से अच्छा खाया है, आपने अच्छा किया, तो ये हो गई आपकी इनेट इम्यूनिटी। बट आप ले रहे हो ड्रग्स, ड्रग्स अल्कोहल वाला ड्रग नहीं, इसका मतलब है आपने लिए दवाइयाँ, तो दवाइयों से क्या मिल रही है आपको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिल रही है, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी सेल जो होते हैं ना हमारे, वो टी और बी सेल होते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, जब भी कोई इन्फेक्शन हमें इन्फेक्ट कर रहा होता है ना, तो सबसे पहले जो हमें एक्टिवेट होते हैं वो टी और बी सेल होते हैं। तो ये तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टेड यूजेस, और जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, जो कि अगर हमने ड्रग्स लिए, वो भी इन्हीं का इस्तेमाल करती है टी और बी सेल का, कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम होगी, चलो जाओ काम करो चलो। टी और बी सेल जो होते हैं ना, वो बहुत टाइम लेते हैं डेवलप होने में, टी एंड टू लीव लॉन्गर देन इनेट सेल। टी जो होता है ना, बहुत लंबे टाइम तक रहता है ये, और इसको हमने देख ही लिया कि ये लिम्फोसाइट्स के टाइप हैं। बी सेल जो होता है ना, वो क्या करता है, दोनों के फंक्शन कैसे डिफरेंट है बी और टी के, बी है और टी है। बी क्या करता है कि एंटीबॉडीज को ना प्रोड्यूस करता है, मतलब ये भी अपने एक एजेंट को, एक्स वाई एजेंट को भेजता है कि चलो बेटा जाके काम पे लग जाओ। एक तो मेडिसिन ने इसको डायरेक्ट किया, फिर इसने क्या किया, बी वाले ने फिर से अपने एजेंट्स बुलाए और जाके एंटीबॉडीज बनाई और जाके अटैक कर दिया। बट टी सेल क्या होता है, खुद ही लग जाता है कि भाई आओ चलो मैं करूंगा, मैं मारूंगा, चाहे वो खुद ही मर जाए लेकिन वो खुद मारने में लग जाता है। तो बस इस तरह से याद करो कि टी सेल जो है खुद मारने मराने में लगा रहता है, जैसे क्या बोलते हैं वो भीम आता था ना, छोटा छोटा भीम, तो उस टाइप में, ठीक है। तो वो टी सेल है। और बी सेल एंटीबॉडीज की तरह काम, मतलब एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, चलो ये तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, छोड़ो इसको, बस ये समझ लो कि बी सेल जो होगा वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, बात खत्म। चलो अब हमने ये देख लिया कि जीनोम एडिटिंग क्या होती है, पूरा जीनोम एडिटिंग पे हमने दो तीन हमने सर्वे भी कर लिया कि कैसे जीनोम एडिटिंग हो रही है, जीनोम मैनिपुलेशन, सब कुछ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जीनोम की सीक्वेंसिंग कैसे होती है। So in the recently published research, an international team described the first ever sequencing of complete human genome. उन्होंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टीम ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे जीनोम की कंप्लीट सीक्वेंसिंग की जा सकती है। न्यूज में क्या है, प्रीवियस एफर्ट ऑफ सीक्वेंसिंग वाज इनकम्प्लीट एज डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी कुड नॉट रीड अबाउट 8% ऑफ द जीनोम। बट अब क्या हो गया है, अब देखते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। तो मींस डिसिपरिंग द ऑर्डर ऑफ डीएनए, आपने डीएनए का ऑर्डर देख लिया कि भाई डीएनए ऐसा है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, तो एक तरह से आपने ऑर्डर देख लिया,
ठीक है, ये हो गया अपने डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस इन अ जीनोम। एक जीनोम के अंदर, एक जीनोम वाला जो पूरा पैकेज हमने ऊपर पढ़ा था, उस पैकेज के अंदर हमने पूरा देख लिया कि भाई इसके बाद में हमने जब पूरी सीक्वेंसिंग कर दी उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। अब जीनोम क्या होता है? एक तरह से ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है। ये हमने ऊपर भी देखा था। वैसे जीनोम क्या होता है? जीनोम इज ए ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है। इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे डीएनए भी आ जाते हैं और इसके हमारे अंदर जीन भी आ जाते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन जीनोम जो होता है ना, 3 बिलियन तक ऐसे पेयर्स को, जीनोम को 3 बिलियन पेयर्स ऐसे हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अब एप्लीकेशन क्या, काम हम कहाँ ये जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं? तो हम इससे कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, कैसे ह्यूमन प्रजाति होमो सेपियंस से हम ह्यूमंस बने, ये सब हम इसके अंदर हम समझ सकते हैं। फिर हम ये देख सकते हैं कि हमारी कोई भी डिजीज हो जाए तो हम उसको कैसे ट्रीट करें, क्योंकि ऑल्दो तो हमें अपनी ही जीन को सीक्वेंस करके देखना पड़ेगा फिर उसको, क्योंकि सीक्वेंस करोगे तभी तो उसको बीच में से काटोगे ढंग से, कहीं से भी थोड़ी काट दोगे, सीक्वेंस करके ही तो काटोगे। तो उसको भी हमें बेटर डिजीज को क्योर करने के लिए भी हमें चाहिए, और कुछ हमारे जेनेटिक म्यूटेशन करने हैं इन अ वायरस, और कैसे वायरस जो है वो हमारे सेल के अंदर जाके कैसे हबड़ तबड़ क्या मतलब क्या चेंजेस लाने की कोशिश करता है, तो वो हमारा ये बता देता है। ठीक है, अब कुछ इनिशिएटिव्स हो रखे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। क्या? IndiGen program aims to undertake whole genome sequencing of 100,000 Indian individuals representing different ethnic groups from India। ये कौन फंडेड कर रहा है? CSIR की 1000 लोगों को लिया और उनकी सीक्वेंस करने की कोशिश कर रहा है ये प्रोग्राम। ठीक है, और इसको कौन फंडेड कर रहा है? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? तो एम्स टू कलेक्ट 10,000 जेनेटिक सैंपल फ्रॉम सिटीजन अक्रॉस इंडिया टू बिल्ड, 1000 लोगों से सैंपल लिए जाएंगे और फिर उसके ऊपर स्टडी की जाएगी। ठीक है, और ये कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करेगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है जिसके अंदर हम डीएनएम सीक्वेंस, जो डीएनए सीक्वेंस है ना, उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में कंप्लीट हो गया था। ये कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए। कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं याद रखोगे, बस ये थोड़ा बहुत इंडिजन प्रोग्राम जो है ये पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा लेटेस्ट है। कुछ भी ऐसे पूछा, रिसेंटली इंडिजन इज इन न्यूज, व्हाट इज दिस, तो ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है इसका। अब चलो, जीनोम सर्विलेंस क्या होता है, अब ये भी देख लेते हैं हम। जीनोम सर्विलेंस क्या होता है? Genome surveillance with outbreak of several pathogens and their variants, including COVID-19, monkeypox, etc. in recent years, the need to build sustainable system for genome surveillance is felt. इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं, तो हमें पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी जीनोम, कैसे हम उसके एडिट करें, क्या करें, जो XYZ कुछ भी चीजें करनी है जीन के साथ, वो हम कैसे करें, उसकी पूरी हमें सस्टेनेबल एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। जीनोमिक्स क्या होता है? एक तरीके से स्टडी होती है एंटायर जीनोम, और जितने भी हम जीनोम अभी देख रहे हैं ना, एक सेट ऑफ डीएनए, माइक्रो वो क्रोमोसोम्स और पूरा जो बंच है, उसके ऊपर हम जब स्टडी करते हैं उसको जीनोमिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स क्या करते हैं? वो एक वो होती है, जेनेटिक्स जो होती है वो हेरिडिटी के ऊपर स्टडी की जाती है। अब जो हमारा जीनोमिक सर्वेलेंस क्या होता है? तो इसके अंदर हमने व्हाट इज जीनोमिक सर्वेलेंस, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने पहले तो किया, तो इसके अंदर क्या होता है कि जीनोमिक सर्विलेंस के अंदर कि हम कॉन्स्टेंटली है ना पैथोजन को मॉनिटर करते हैं और ये देखते हैं कि उनके अंदर क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, क्या डिजीज है, डिजीज को सॉरी, और हमें कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि पैथोजेंस जो हमारे बॉडी में आ गए हैं उनको कैसे हम डील करें उनके साथ। कुछ इन्वेंशंस के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और वैक्सीन्स कैसे बनाया जाए। जब हमें यही नहीं पता कि वहाँ पे क्या क्या पैथोजन बैठा है, तो हम वैक्सीन भी तभी बना पाएंगे ना जब हमें पता लगेगा। तो इसलिए हम वैक्सीन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से हम पूरा जीनोम को ना, जो हमारा जीनोम है ना, उसको सर्विलेंट कर रहे हैं कि भाई उसके ऊपर कोई प्रोटीन आके बैठ गया, सॉरी प्रोटीन नहीं, पैथोजन आके बैठ गया, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या हमारे बॉडी के अंदर क्या म्यूटेशंस ला रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है, कैसे वो अल्टर कर रहा है हमारी जीन को, कैसे वो काट रहा है, कैसे वो होस्ट कर रहा है, XYZ जो भी उसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी होती है ना, उसको जानने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो ये सब हो गया। जैसे कि इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें तो मेडिकल पर्पस में हम इसको काम कर सकते हैं। मेडिकल पर्पस में हो गया, एक्वाकल्चर, जेनोमिक्स, ठीक है। हम कहीं पर भी किसी भी जीन को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं इसके अंदर, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो उसके अंदर हम उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम जीनोमिक सर्विलेंस इंडिया के अंदर बात करें तो एक रीजनल हब है जो कि इसके लिए काम करता है। एक रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज है जो बेसिकली इसी के ऊपर वर्क कर रही हैं। और एक इंडियन सार्स कोव 2 जीनोम कंसोर्टियम है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था कि जो भी हमारा जो कोविड वैक्सीन का जो वायरस था ना उसको सीक्वेंस करने के लिए पूरा ये जो कंसोर्टियम है ना ये बिठाया गया था। ठीक है। और एक है इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जेनेटिक सर्विलियंस कंसोर्टियम, ये एक प्रपोज्ड है। ठीक है, ये प्रपोज किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? INSACOG के द्वारा। ठीक है, ये एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक जॉइंटली इनिशिएट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा और हमारी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट मिलकर लेबोरेटरीज के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, जो टीबी होता है ना, टीबी हमारा जो टीबी हो जाता है, तो टीबी के ऊपर वर्क करने की बात कर रहे हैं। चलो इसी बात पे हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि टीबी जो है वो एक वायरस से होने वाली डिजीज है या एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। ओके, चलो कमेंट करते हैं, देखते हैं कि किसने बेसिक साइंस बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। चलो आगे हम करते हैं रिलेटेड न्यूज। न्यूज में क्या है कि WHO साइंस काउंसिल जो है उसने अपनी इशू करी है फर्स्ट रिपोर्ट एक्सेस to genomics for global health, arguing that it is not justiciable ethically or scientifically for less resourced country to gain access to such technology long after rich countries do। ठीक है, तो उन्होंने जो हमारा WHO की साइंस काउंसिल है उसने फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है और ये बोला गया है, उसके अंदर ये बोला गया है कि जो लेस रिसोर्स कंट्रीज है ना, जिसके अंदर रिसोर्स ही नहीं है, उसको ये टेक्नोलॉजीज जो है ना वो उसकी एक्सेस नहीं दी जाएगी जब तक जो बड़ी कंट्रीज है, जो रिच कंट्रीज हैं, वो इसके ऊपर वर्क नहीं कर लेती। तो इसके अंदर क्या किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट वॉज जो SC है ना, सॉरी साइंस काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश की गई है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, WHO के द्वारा, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस पर्टिकुलर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। ठीक है, चलो अब क्लोनिंग पे आ जाते हैं। क्लोनिंग क्या होती है? तो क्लोनिंग क्या होती है कि आप ऐसे तरीके से आप कोई भी एक, जैसे मान लो एक इंसान है, ये इसको आपने पूरा कॉपी कर दिया, तो ये क्लोनिंग होती है। चाहे आप इसको आर्टिफिशियली करो, चाहे इसको आप नेचुरली करो। जब एक आप पूरा का पूरा एक डिट्टो कोई इंसान बना देते हो ना, तो उसको क्लोनिंग कहते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, चाइना ने सक्सेसफुली क्लोन कर दिया एक वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। फर्स्ट टाइम उन्होंने वर्ल्ड में ऐसा कुछ किया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि कैसे होती है क्लोनिंग। सोर्स ऑफ DNA है किसी का भी और होस्ट DNA है। ठीक है, कट किया, इसको भी कट किया, दोनों को आपस में इंसर्ट कर दिया, जोड़ दिया। अब इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल पूरा बन गया। ठीक है, मतलब इसका भी लिया, इसका भी लिया, फिर दोनों को कंबाइन किया, तो एक तरह से आइडेंटिकल चीजें दो बन गई इसके अंदर। जैसे कि हमने देखा कि शिप फीमेल है और एक हमने इसका लिया, इसका हमने क्या लिया, एक शिप फीमेल का हमने इसका लिया है, बॉडी सेल लिया है और इसका हमने एग सेल लिया है। फिर इसका DNA एक्सट्रैक्ट किया, इसका न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट किया, फिर इसको एक कॉम्बिनेशन बना के हमने एम्ब्रियो के अंदर डाला। तो फिर हमने देखा कि ये जो है दोनों जो लैम बनी है शिप फीमेल बनेगी और लाम जो बनेगा वो पूरी शिप एक ही तरह हमें दिखने को कोशिश करेगी। मतलब दो चीजों को कंबाइन किया, मान लो काऊ है और यहाँ पे बफेलो है, काऊ का कुछ लिया, बफेलो का कुछ लिया और एक आपने तीसरा प्रोडक्ट बनाया जो कि दोनों की आइडेंटिकल होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, नहीं समझे? अभी फिर से समझाते हो, देखो एक काऊ है और बफेलो है। आपको चाहिए कि आपकी एक काऊ निकले जो कि बफल दिखे तो काऊ जैसी, बट जो प्रोड्यूस करे वो बफेलो जैसी, प्रोडक्शन जो होना उसका मिल्क का वो करे बफेलो जैसा। तो क्या होगा कि भाई इसका जो है वो बॉडी सेल आएगा और इसके जो है एग्स, जो एग सेल है वो आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के इस थर्ड सी के अंदर डाल दिया जाएगा। अब ये जो दिखेगी ना, ये तो काऊ जैसी दिखेगी, लेकिन
जो इसके अंदर जेनेटिक है ना, जो इसके अंदर क्वालिटी जो है वो बफेलो जैसी होगी, जो ये प्रोड्यूस करेगी ना, मिल्क जो देगी ये है ना देगा बफेलो जैसी देगी। तो आपकी उसको पालक पोषण में तो आपको काऊ जैसा देना पड़ रहा है, बट वो रिप्रोड्यूस क्या कर रही है, बफेलो जैसा रिप्रोड्यूस कर रही है। तो इसमें क्लोनिंग क्या होता है, अब आया ना समझ में। तो ऐसे काम करता है क्लोनिंग। तो इस तरह से आप कॉपी मटेरियल बनाते हो, ठीक है, एज टू रिफर्ड एज अ क्लोन। कॉपी बनी, काऊ की काऊ बन गई, और लेकिन हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, उसकी क्वालिटीज इसके अंदर डालने की कोशिश कर दी, ठीक है। अब क्लोनिंग क्या होती है, एक प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी एंड इवन एंटायर ईदर बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल, चाहे नेचुरली उसको करने की कोशिश करो या आर्टिफिशियली उसको करने की कोशिश करो। क्लोन डू नॉट ऑलवेज लुक आइडेंटिकल एज एनवायरमेंट ऑल्सो प्लेज अ रोल। कई बार हम देखते हैं कि क्लोन्स जो होते हैं आइडेंटिकल, हो सकता है ना कि ये काऊ जो है वो एकदम काऊ की तरह नहीं दिखे, थोड़ी सी मोटी हो जाए उससे या कुछ भी हो जाए, तो थोड़ा सा डिफरेंस उसके अंदर आ सकता है। Environment also plays a role in deciding the physical feature of an organism. In mammals, including humans, identical twins are natural clones. जैसे कि हम देखते हैं ना ट्विंस हो गए, तो वो भी क्लोनिंग ही एक तरीके से। तो वो बताया ना कि क्या नेचुरली भी इसको बना सकते हैं हम, और आर्टिफिशियली भी इसको बना सकते हैं। These twins are produced when a fertilized egg splits, creating two or more embryos that carry almost same identical genes. Obviously मम्मी के दोनों एक ही मम्मी के हैं तो सेम ही होंगे। तो एप्लीकेशन क्या है क्लोनिंग की, कि हम इसको स्टडिंग डिजीज को स्टडी करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, या हम जो जानवर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको हम फिर से उनको वल्नरेबल के कैटेगरी में या लीस्ट वल्नरेबल कैटेगरी में लाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया मिल्क और मीट की प्रोडक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं, और हमारे जो एम्ब्रियो है उसके अंदर कुछ स्टेम सेल्स हम डाल के या कुछ भी, तो स्टेम सेल्स हम आगे पढ़ेंगे इसको भी, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये एक अलग टेक्नोलॉजी है। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, ये कुछ नॉर्मल में बता देती हूँ कि एक नॉर्मल एक पार्ट होता है जिसकी हेल्प से पूरी बॉडी आपकी स्ट्रक्चर्ड कर लेती है, तो ये हो गए स्टेम सेल्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गई, तो इन सब में इनको क्लोनिंग में हम यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल क्लोनिंग होती है, जीन क्लोनिंग हो जाती है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होती है, और एक थेराप्यूटिक क्लोनिंग होती है। लाइक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग टिल द प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो, प्रोड्यूस एम्ब्रियो इज देन ग्रोन इनटू द, इसके अंदर हम जो हमारा जो बेबी है वो लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश करते हैं, वो थेराप्यूटिक क्लोनिंग हो गई। रिप्रोडक्टिव जो हमारे नेचुरल बेबीज निकल रहे थे वो वाली हो गई, और एक जीन और डीएनए, जो हमने डीएनए वाला जो मैंने ये काऊ वाला जो एग्जाम्पल बताया वो। चलो आज के इतना ही, हम जीन का काफी वेराइटीज हमने पढ़ ली, तो हमने जीन की काफी वेराइटीज हमने पढ़ ली। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, तो कीप रिवाइजिंग इट, और ठीक है, रेडी फॉर योरसेल्फ फॉर द प्रीलिम्स 2023, और हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में।